सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी आई स्ले द गॉड्स का एपिसोड नंबर 10। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिन क्यू ने अपने पावरफुल दोस्तों के साथ मिलकर स्पेशल टीम को हरा दिया। स्पेशल टीम का लीडर वांग में उसे बताता है कि लिन क्यू ने एंशिएंट चर्च के लोगों से बच के रहना चाहिए। और फिर अगले ही दिन इन सभी न्यू ज्वाइनर्स की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। इन्हें ड्रोन से बचते हुए कांगनान माउंटेन की पीक पर पहुँचना होगा और इस कॉन्टेस्ट के विनर को एक स्पेशल रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। तो ये सभी लोग माउंटेन की पीक की तरफ रवाना हो गए। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हमें लिन क्यू की गॉड असाइलम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नाइट गॉडेस अपने इमेजिनरी बच्चे को लेकर बैठी हुई थी। तभी वो देखती है कि लिन क्यू वहाँ से गुजर रहा है। नाइट गॉडेस को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लिन क्यू ऐसे भाग क्यों रहा है। और अब हमें फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन क्यू ड्रोन से बच के भाग रहा था। वो देखता है कि दोनों साइड से ड्रोन्स ने उसे घेर लिया है, तो उसने तुरंत ही क्लिफ के नीचे जंप लगा दी। वहीं पर हम चाओ युआन को देखते, जो कि लिन क्यू को ढूंढने में लगा हुआ था और उसी वक्त लिन क्यू उसे अपनी तरफ खींच लेता है। उसे चुप रहने का इशारा कर रहा था ताकि वहाँ मौजूद सारे ड्रोन्स चले जाएं। वहीं दूसरी तरफ हम शेन किंगजू को देखते, जो कि अपने साथियों के साथ भाग रहा था। उनसे कहता है कि मैं ड्रोन्स को डिस्ट्रैक्ट करूंगा और तब तक तुम लोकेशन पर पहुँचने की कोशिश करो। तो सभी लोग स्प्रेड आउट हो गए। इस तरह से शेन किंगजू ने सारे के सारे ड्रोन्स अपने पीछे लगा लिए। वहीं दूसरी तरफ हम मॉली और बेली ट्यूमिंग को देखते, जो कि एक जीप लेकर लोकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे थे। बेली ट्यूमिंग तो डर के मारे मॉली से ही चिपटने लगता है, इसलिए मॉली ने उसके मुंह पर एक पंच लगा दी। इधर शेन किंगजू सारे ड्रोन से बचते हुए अपनी टीम के पास पहुंच चुका था। उन्हें बताता है कि हमें तेजी से माउंटेन की पिक की तरफ भागना होगा, क्योंकि थोड़ी देर में ड्रोन्स यहाँ पर आ जाएंगे। और तभी उनमें से एक बंदे का ध्यान एक मैप पर जाता है, जो कि वहाँ के पेड़ पर चिपकाया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ बेली ट्यूमिंग की जीप एक डायनामाइट पर ब्लास्ट हो गई और ये सारी तबाही कंट्रोल रूम के लोग मजे से देख रहे थे। कमांडर युआन को बताया जाता है कि बस अब 20 लोग ही बाकी हैं, शायद उन्हीं में से एक विनर बनेगा। तो कमांडर युआन इनकी अल्टीमेट टेस्ट स्टार्ट करने का हुक्म देते हैं, यानी कि अब इनकी मुश्किलों में और ज्यादा इजाफा होगा। लिन क्यू देखता है कि कहीं पर धमाके हो रहे तो कहीं पर बाढ़ आ रही है। उसी रिवर में मॉली भी गिरने लगती है, जिसे बेली ट्यूमिंग चाह कर भी बचा नहीं सकता, क्योंकि वो खुद ही एक क्लिफ से लटका हुआ था और अब उसका हाथ तुरंत ही फिसलने लगता है। मगर उसी वक्त लिन क्यू ने आकर उसे ऊपर खींच लिया। चाओ युआन बेली को बता रहा था कि अब उसने संभाल कर रहना चाहिए, क्योंकि अब बेली के पास बस एक ही लाइफ बाकी थी। मगर बेली तो बस मॉली के बारे में सोच रहा था। तो लिन क्यू उसे बताता है कि मॉली एक रिवर में गिर चुकी है और अगर उसकी किस्मत अच्छी रही तो उसे ज्यादा चोट नहीं आएगी। तब तक वहाँ पर ढेर सारे ड्रोन्स पहुँच गए, इसलिए ये लोग भी वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम शेन किंगजू के दोस्त को देखते हैं, जो कि उस मैप को गौर से ऑब्जर्व कर रहा था और थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि ये मैप तो फेक है। इसलिए वो जल्दी से शेन किंगजू को इसके बारे में बताने लगा। मगर तब तक किंगजू तो उससे काफी दूर आ गया था। वो अपने दोस्तों से कहता है कि हमें जल्दी से ली लियांग को ढूंढना होगा। अभी लियांग है कौन, इसके बारे में हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तब तक वहाँ पर कुछ ड्रोन्स पहुँच गए, इसलिए इन लोगों ने अपनी भागने की स्पीड बढ़ा दी और ऐसे ही करते करते दिन से रात हो गई। कमांडर युआन देखते हैं कि न्यू जॉइनर्स में से अब 9 ही लोग बाकी हैं, जिन्होंने अभी भी हार नहीं मानी थी। इनका टारगेट था कांगनान माउंटेन की पिक पर पहुँचना। वही दूसरी तरफ हम शेन किंगजू के फ्रेंड्स को देखते हैं, जिनमें से एक बंदा काफी ज्यादा थक गया था, इसलिए शेन किंगजू सारे ड्रोन्स को अपने पीछे आने के लिए बता देता है। इसलिए सारे ड्रोन्स शेन किंगजू पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बंदा नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसका लीडर एलिमिनेट हो जाए, इसीलिए वो खुद ही ड्रोन्स के सामने जंप लगा कर एलिमिनेट हो जाता है। इस कॉन्टेस्ट में एलिमिनेटेड सारे बंदे कंट्रोल रूम में लाए गए थे और उन सबको बारी बारी पनिशमेंट दी जाती है, जिनमें ढेर सारे तो शेन किंगजू के साथी थे। इधर शेन किंगजू का एक दोस्त नीचे गिर गया था। तब तक सारे ड्रोन्स ने उसे चारों ओर से घेर लिया। वहीं पर कंट्रोल रूम में एक बंदे को पूछा जाता है कि आखिर तुम लोग शेन किंगजू को इतना सपोर्ट क्यों करते हो। अब उस बंदे का जो भी जवाब था वो रेडियो के जरिए इन सभी को सुनाया जाता है। इधर शेन किंगजू भी ड्रोन्स के साथ फाइट करते हुए वो सारी बातें सुन रहा था। वो बंदा बताता है कि हमारे टाउन में एक गैंग है, जो कि हमें हर रोज बुली करती थी, लेकिन हमने शेन किंगजू को इसके बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद शेन किंगजू को इस बारे में पता चल गया, तो उसने हमारे खातिर अकेले ही जाकर उस पूरी गैंग का सामना किया था। उस फाइट की वजह से उसे स्कूल से निकाला गया। उसने हमारे खातिर अपना फ्यूचर दांव पर लगा दिया और इसी वजह से हम शेन किंगजू को सपोर्ट करते हैं। हम जानते हैं कि उसके जैसा गुस्से वाला इंसान कोई नहीं, लेकिन हमें ये भी पता है कि उसके जैसा रहम दिल भी कोई नहीं।
वही दूसरी तरफ शेन किंग्जू ड्रोन के साथ फाइट करके थक गया था। उसका दोस्त उसे बताता है कि मेरे पाँव पर चोट लगी है, इसलिए प्लीज आप यहाँ से चले जाओ, वरना मेरे साथ आप भी एलिमिनेट हो जाओगे। जिस पर शेन किंग्जू कहने लगा कि हम भाई हैं, भला मैं तुम्हें ऐसी सिचुएशन में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, अगर एलिमिनेट होना ही है तो हम साथ में हो जाएंगे। और फिर उसने अपनी बाहें फैला दी। वो ड्रोन्स को चैलेंज कर रहा था कि मुझ पर अटैक करो। कमांडर युआन तो उसका ये जज्बा देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए। इधर हम लिनक्यू और उसके दोस्तों को देखते जो कि एक ब्रिज पर पहुंच गए थे। ये लोग भी शेन किंग्जू के बारे में ही डिस्कस करते हैं। बेली टिमिंग चाओ युआन से कहने लगा कि पता नहीं ये लोग शेन किंग्जू को इतना ब्लाइंडली फॉलो कैसे कर सकते हैं। अगर वो इतना ही एरोगेंट है तो उसे ट्रेनिंग कैंप में बुलाया ही क्यों गया। अब चाओ युआन इस पर कोई जवाब दे पाई इससे पहले ये लोग देखते कि वो जिस ब्रिज से आगे बढ़ रहे थे वो खत्म हो चुका है। आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं था, जो देखकर तो बेली टिमिंग नीचे बैठकर रोने लगा। वो कह रहा था इससे ज्यादा तो मैं चल ही नहीं सकता, मेरे पाँव में चोट लगी है। और तब तक वहाँ पर ढेर सारे ड्रोन्स भी पहुँच गए थे, इसलिए बेली टिमिंग उन ड्रोन के सामने खड़ा हो जाता है। वो अपने दोस्तों से कह रहा था कि प्लीज तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, तब तक मैं इन ड्रोन्स को बिजी रखूंगा। उसे भी शेन किंग्जू जैसा महान बनना था, लेकिन बेली टिमिंग के दोस्त काफी ज्यादा कमीने थे, वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। वो दोनों मिलकर बेली टिमिंग को कैरी करते हुए केव की तरफ भागने लगते हैं। बेली टिमिंग उन्हें चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था कि प्लीज मुझे नॉकआउट होने दो, मैं भी तुम्हारी नजरों में महान बनना चाहता हूँ, मगर उसकी कोई नहीं सुनता, इसलिए बेचारा बेली टिमिंग चिल्ला चिल्ला कर ही बेहोश हो गया। इधर कंट्रोल रूम के लोग डिस्कस करते हैं। उन्हें पता था कि थोड़ी देर में बेली टिमिंग और चाओ युआन एलिमिनेट हो जाएंगे। इधर केव में आने के बाद बेली टिमिंग बेहोश होने का नाटक कर रहा था ताकि उसके दोस्त उसे छोड़कर चले जाए, मगर ये लोग भी वहीं पर रुक गए। इधर चाओ युआन लिनक्यू से कहने लगा कि प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन अब मेरे में कोई ताकत नहीं बची, मुझे नहीं लगता कि मैं इस कॉन्टेस्ट में और ज्यादा परफॉर्म कर पाऊंगा, और अगर इसी दरमियान में बेहोश हो गया तो मुझे नहीं पता मेरी बॉडी में कौन अवेकन होगा, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम हर्ट हो जाओ। जिस पर लिनक्यू कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे पापों को क्लींस कर सकता हूँ, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हर बार मेरे सामने सर्वेंट जैसा बिहेव करो। मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ, वैसे देखा जाए तो बचपन से मेरा कोई दोस्त नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरी काफी लोगों से मुलाकात हुई जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आई। तो चाओ युआन भी उसे बताने लगता है कि हाँ मेरा भी कुछ ऐसा ही था, मैंने बचपन से ही कभी कोई दोस्त बनाया नहीं, लेकिन थोड़े ही दिनों में मैं तुम लोगों के साथ बहुत ज्यादा क्लोज हो गया। जिसके बाद हमें चाओ युआन के बचपन की कुछ मेमोरीज दिखाई जाती है। उस वक्त चाओ युआन महज 6 सालों का था। उस दिन अचानक से उसकी बॉडी में एक इवल पावर ने एंटर किया। उस पावर को चाओ युआन बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और उसी के चलते उसने एक वेपन उठा लिया। थोड़ी देर में चाओ युआन के हाथों पूरा विलेज खत्म हो गया, और इसी सीन को आज तक रिग्रेट करता है। उसके ख्याल से ये सब उसी की वजह से हुआ, अगर वो जिंदा ही नहीं होता तो शायद वो लोग मारे नहीं जाते। हालांकि ट्रेनिंग कैंप के लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की थी कि जो कुछ भी हुआ उसमें चाओ युआन का कोई दोष नहीं, बल्कि दोष तो उसके अंदर मौजूद फॉरबिडन रूइंस का है। मगर चाओ युआन का मानना ये है कि अगर वो खुद की पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, इट मीन्स कि उसकी पावर की वजह से जो भी लोग मारे जाएंगे उन सब का ब्लेम उसी पर आएगा, और इतने सालों की रिग्रेट की वजह से ही चाओ युआन की फॉरबिडन रूइंस उस पर भारी पड़ गई, और अब बस उसे कंट्रोल करना लिनक्यू के हाथ में है। साथ ही लिनक्यू से प्रॉमिस करता है कि आज के बाद वो चाओ युआन के हाथों कोई सिन नहीं होने देगा। जिसके बाद वो चाओ युआन से मजाक में कहने लगा कि देखो बेली टिमिंग तो मर चुका है, तो क्यों ना हम अपने सफर में आगे बढ़े। ये सुनकर बेली टिमिंग तुरंत ही उठ गया। वो कह रहा था भाई यार जिंदा बच्चे को क्यों मार रहे हो यार, ये देखो मेरे पास ये 2 गन्स है, तो क्यों ना हम इनकी मदद से ड्रोन्स को उड़ा दे। मैं जानता हूँ कि मैं इस कॉन्टेस्ट में ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं तुम्हारा रास्ता तो क्लियर कर सकता हूँ। जिसके बाद वो बाहर जाकर ड्रोन्स का ध्यान अपनी ओर खींचने लगा। वो कह रहा था ये लो तुम्हारा बाप बाहर आ गया, अब अगर दम है तो मुझ पर अटैक करो। तो उन ड्रोन्स ने तुरंत ही उसका चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए उस पर ढेर सारे अटैक करना शुरू कर दिए, और इसी का फायदा उठाते हुए लिनक्यू ने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। इधर बेली टिमिंग और चाओ युआन मिलकर उन ड्रोन्स को रोक रहे थे ताकि लिनक्यू बिना किसी परेशानी से उस केव से बाहर चला जाए। इधर कंट्रोल रूम में कमांडर युआन ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए। इन्हें इन नए रिक्रूट्स में कोई भी खुदगर्जी नजर नहीं आ रही थी। साथ ही उन्हें ये भी बताया जाता है कि लिनक्यू अब टारगेट के नजदीक आ चुका है, थोड़ी देर में वो कांगनान माउंटेन के पीक पर पहुंच जाएगा। इधर लिनक्यू को पता ही नहीं था कि वो टारगेट के कितने करीब है, मगर उसने तो डिसीजन लिया था कि वो अपनी सारी लिमिट को टेस्ट करेगा। इधर कमांडर युआन भी लिनक्यू का स्पीड देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए। वो कहने लगे कि थोड़ी देर में लिनक्यू माउंटेन की पीक पर पहुंच जाएगा। मेरे ख्याल से हमने भी माउंटेन पीक की तरफ
रवाना होना चाहिए, मगर तभी इन्हें एक वार्निंग मिलती है। दरअसल उस इलाके में कोई गड़बड़ी हो चुकी थी, जिस वजह से लिनक्यू का लोकेशन डिसअपियर हो जाता है, यानी कि ये लोग अब लिनक्यू पर कोई ट्रैक नहीं रख सकते। इसलिए कमांडर युआन अपने सारे ड्रोन्स को लिनक्यू की मदद करने भेज देता है। इधर जंगल में हम एक मिस्टीरियस बंदे को देखते हैं, जो कि लिनक्यू का ही इंतजार कर रहा था। तब तक लिनक्यू भी भागते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। अब लिनक्यू उसे पूछने लगा कि बताओ तुम हो कौन और तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका? जिस पर वो बंदा कहता है कि मैं चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड्स के मास्टर च्यू के अंडर काम करता हूँ, यानी कि मैं एंशिएंट गॉड चर्च का एक मेंबर हूँ और मेरा नाम है लिलियांग। गाइस, इसी का जिक्र शेन किंग्सू ने किया था। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए बड़ी ही तेजी से लिनक्यू की तरफ आगे बढ़ रहा था। वो कहता है लिनक्यू, तुम मुझे फादर लियांग भी बोल सकते हो, क्योंकि पावर्स के मामले में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। इधर लिनक्यू के अंदर कोई पावर्स मौजूद नहीं थी, क्योंकि कॉन्टेस्ट की वजह से उसकी सारी पावर को सप्रेस किया गया था। तब तक लियांग उसके पास आकर उसके पेट पर एक जोरदार पंच हिट कर देता है, जिससे लिनक्यू काफी पीछे घसीटा गया था। तब तक लियांग ने आकर उसके मुंह पर एक लात जड़ दी, जिससे लिनक्यू सीधा जाकर चट्टान पर पटक गया था। लिनक्यू से हैरान होकर पूछ रहा था कि इस जंगल में तो फॉरबिडन रूइंस का यूज नहीं किया जा सकता, फिर तुम अपनी पावर्स का यूज कैसे कर पा रहे हो? लेकिन उसी वक्त लियांग ने उस पर एक और अटैक कर दिया, जिससे लिनक्यू बाल बाल बच गया था। जिस पर लियांग कहने लगा कि बच्चे, तुम माइकल के डिवाइन एजेंट हो, मगर फिर भी मेरे सामने फीके पड़ गए। लेकिन तभी उस केव में मौजूद सारे चमगादड़ लियांग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि वो लियांग का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते और फिर एक बार फिर से लियांग लिनक्यू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर इस बार लिनक्यू ने पीछे जंप लगा दी। वो लियांग के किए हुए हर एक अटैक को डॉज कर रहा था, जिसके बाद लिनक्यू उस केव से भागने की कोशिश करता है, मगर लियांग ने ऊपर से आकर उस पर हमला करके उसे नीचे पटक दिया। साथ ही वो लिनक्यू को बेलों में जकड़ते हुए ट्रैप कर देता है, ताकि वो वहाँ से भागने न पाए। इधर लियांग बड़ी ही स्टाइल के साथ अपनी सिगरेट को लीड करते हुए लिनक्यू की तरफ आगे बढ़ता है। वो लिनक्यू के पास जाकर उसके मुंह पर सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए कहने लगा कि बच्चे, अगर तुम थोड़ा शांत रहोगे तो मैं तुमसे कुछ डिस्कस करूंगा। देखो, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक तो मेरे हाथ से मारे जाओ या फिर हमारे चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड्स को ज्वाइन करो। जिस पर लिनक्यू कहने लगा कि तुम्हारी ये डील मुझे मंजूर नहीं। और तभी कुछ चमगादड़ आके लियांग को पीछे पुश करते हैं। इसलिए अब गुस्से में आकर लियांग ने भी लिनक्यू को टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। उसने क्रिएट की हुई कई सारी पावरफुल बेलें लिनक्यू की बॉडी में पियर्स करने लगी, जिसका एहसास नाइट गॉडेस को भी हो गया था। वो समझ जाती है कि उसके बच्चे की जान खतरे में है। वो अपने इमेजिनरी बच्चे से कहने लगी कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी। जिसके बाद वो एक डिवाइन बुक को समन कर लेती है। जिसके बाद वो अपने बच्चे को एक कहानी सुनाने लगी, जो कि एक भालू की थी। वो कहती है कि एक मैजिकल भालू को एक स्टार नजर आया। वो भालू जानना चाहता था कि आखिर वो सितारा कहाँ से आ गया। तो उस भालू ने उस सितारे को गौर से देखना शुरू किया और थोड़ी देर में उसे रियलाइज हुआ कि वो सितारा भी उसी की जैसा एक भालू है। दरअसल नाइट गॉडेस ने इस मैजिकल भालू का यूज करते हुए लिनक्यू की मदद की थी। लियांग देखता है कि एक सितारों से बना हुआ भालू उस पर अटैक करने के लिए पहुंच चुका है, इसलिए वो तुरंत ही उस भालू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन वो भालू काफी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो लियांग के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे इधर उधर पटकना शुरू कर देता है। नाइट गॉडेस ने अपनी डिवाइन बुक की मदद से लिनक्यू को लियांग से तो बचा लिया था। साथ ही वो लिनक्यू में अपनी सितारों की पावर्स भी डाल देती है, जिससे लिनक्यू की बॉडी ग्लो करने लगी। इधर लियांग उस भालू के साथ फाइट करते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, मगर अब उसे लिनक्यू का सामना करना था, जो कि अब काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। तो लियांग ने भी अपनी अल्टीमेट पावर को एक्टिवेट कर दिया। उसने लिनक्यू के आसपास एक सर्कल बना लिया था, जिसे बर्निंग थॉर्न्स ऑफ फायर भी कहा जाता है। लिनक्यू को तो बर्निंग थॉर्न्स फायर ने चारों ओर से घेर लिया और तभी लियांग उस पर जंप लगा देता है। इधर लिनक्यू बस आसमान को देख रहा था और तभी आसमान से ढेर सारी पावर लिनक्यू की तरफ आगे बढ़ती है। वहीं पर लियांग के चेहरे पर एक इवल स्माइल थी। उसे लग रहा था कि वो लिनक्यू को आसानी से नॉकआउट करेगा, मगर तभी वो देखता है कि उसके फ्लेम थॉर्न्स पर बड़ी ही तेजी से सितारे गिर रहे हैं। ये नजारा देखकर तो लियांग काफी ज्यादा चौंक गया था। साथ ही उस स्टार बियर की सारी पावर लिनक्यू के अंदर समा गई थी, जिससे लिनक्यू का फॉर्म थोड़ा सा चेंज हो गया। वो एक क्यूट भालू जैसा नजर आ रहा था। जिसके बाद वो बड़े ही कूल अंदाज में लियांग को काफी पीछे पुश कर देता है। लियांग उसके हाथों से घायल होने की वजह से और ज्यादा भड़क गया, इसलिए वो तुरंत ही जाकर लिनक्यू को एक किक मारने की कोशिश करता है, मगर लिनक्यू बड़ी ही तेजी से वहाँ से वैनिश हो गया। इधर लिनक्यू बड़ी ही तेजी से उसके चक्कर काट रहा था, जिसके बाद उसने लियांग के सिर पर अटैक कर दिया। हम देख पाते हैं कि लिनक्यू के भालू वाली पंजे बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उसके एक ही पंच में वो सारी
जमीन ब्रेक हो गई और अब लियांग की हालत खस्ता करने के बाद लिनक्यू अपने रियल फॉर्म में आ गया। वो देखता है कि उसने जिस बंदे के साथ फाइट की वो रियल ना होकर एक प्रोजेक्शन है, जो कि गायब होकर सीधा लिनक्यू को चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड्स में लेकर आता है। असल में लिनक्यू यहाँ पर फिजिकली नहीं आया था, वो तो बस एक प्रोजेक्शन के जरिए इन लोगों से बात कर सकता है। लिनक्यू देखता है कि वहाँ पर चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड्स के कई सारे फॉलोअर्स हैं, साथ ही उसके सामने 3 एंशिएंट गॉड्स की मूर्तियाँ थी। इतना ही नहीं, वहाँ पर इस चर्च के सीनियर मेंबर्स भी थे। उन्हीं में से एक बंदा लिनक्यू से बात करने लगा। वो कह रहा था कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, ये तो बस एक फ्रेंडली नेगोशिएशन है। देखो, हमारा चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड्स चाहता है कि तुम हमें ज्वाइन करो। तुमने हमारे फॉलोअर्स की पावर्स तो देख ली होगी। वेल, इन सभी लोगों को ये सारी पावर हमारे देवताओं ने दी है, और अगर तुम हमें ज्वाइन करो तो ये सारी पावर तुम्हें भी मिल सकती है। बल्कि तुम्हारे पास तो ऑलरेडी एक गॉड की पावर मौजूद है, तो तुम्हारे पास टोटल 4 गॉड्स की पावर हो जाएगी। मगर उसी वक्त लिनक्यू ने अपनी गन से उन गॉड्स पर बुलेट हिट करना शुरू कर दी, जो कि बुलेट नहीं बल्कि कलर्स को रिलीज करती है। ये देखकर चर्च के फॉलोअर्स काफी ज्यादा शॉक हो गए। वेल, सीधे सीधे उनके गॉड्स का अपमान था। लिनक्यू उनसे कहने लगा कि मुझे तुमसे कोई बातचीत नहीं करनी है, क्योंकि बात करने के लिए यहाँ पर कुछ है ही नहीं। तुम लोगों को लगता है कि तुम देवताओं के फॉलोअर्स हो, लेकिन मेरी नजर से तुम लोग तो बस एक क्रिमिनल्स का झुंड हो, जिन्हें जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। जिसके बाद लिनक्यू एक बार फिर से उन पर गन पॉइंट करते हुए वहाँ से गायब हो जाता है। उसने चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड्स का ऑफर ठुकरा दिया, जिस वजह से वो लोग काफी ज्यादा मायूस हो गए थे। अब उनके पास बस एक ही ऑप्शन है, लिनक्यू को खत्म करना। इधर लिनक्यू उस प्रोजेक्शन से बाहर आते ही बुरी तरह से घायल हो गया। लियांग के साथ फाइट करने में उसकी मेंटल स्ट्रेंथ पूरी तरह से ड्रेन हो गई। तब तक वहाँ पर कमांडर युआन भी पहुँच चुके थे। तभी उन्हें खबर मिलती है कि जिंगजोंग अपनी फिजिकल लिमिट तक पहुँच चुका है। वेल, ये बंदा लिनक्यू के साथ क्लोज कंपटीशन में था, मगर अब वो चाहकर भी लिनक्यू को रोक नहीं पाएगा। इधर कमांडर युआन देखते हैं कि लिनक्यू बुरी तरह से घायल हो चुका है, इसलिए वो इन्फॉर्म करते हैं कि जल्दी से लिनक्यू के पास मेडिकल टीम को भेजा जाए। लेकिन लिनक्यू ने अभी भी हार नहीं मानी थी, वो बड़ी ही तेजी से लोकेशन की तरफ आगे बढ़ता है। इधर कमांडर युआन भी समझ गए थे कि लिनक्यू हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं, इसलिए उन्होंने उसके पीछे ड्रोन्स लगा दिए, यानी कि कंपटीशन अभी भी खत्म नहीं हुआ था। इधर कंट्रोल रूम के लोग भी लिनक्यू का ये जज्बा देखकर हैरान थे। साथ ही अब लिनक्यू को कंट्रोल रूम से उसके दोस्त भी चीयर्स करने लगे। वो कह रहे थे कि तुम्हें कुछ भी करके पिक पर पहुंचना होगा। उनकी आवाजें सुनकर लिनक्यू का हौसला और ज्यादा बुलंद हो गया। वो बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रहा था। इनफैक्ट वो लोग तो उसे मोटिवेट करना भी शुरू कर देते हैं। वो कह रहे थे कि जब भी तुम्हें पीछे हटने का मन करे तब अपनी लाइफ के हैप्पी मोमेंट्स को याद करो। तो लिनक्यू तुरंत ही अपने बचपन की मेमोरीज को याद करता है। वो खुद को उसी छत पर महसूस करता है जहाँ से उसे माइकल की पावर मिली थी। वो कहता है कि मेरे लाइफ में कभी कोई हैप्पी मोमेंट थी ही नहीं, अगर मेरे लाइफ में कुछ है तो वो बस रिग्रेट। जिसके बाद वो अपनी फैमिली को मिस करते हुए इमोशनल हो गया। इन्हीं सारी चीजों को फील करते हुए लिनक्यू सीधा पिक पर पहुंच गया। लिनक्यू के सामने ही सनराइज हुआ। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो माउंटेन की पिक पर पहुंच चुका है। लिनक्यू वहाँ से कांगनान सिटी को क्लियरली देख सकता है। तब तक कमांडर युआन भी उसी लोकेशन पर पहुंच गए। इधर लिनक्यू से मिलने लाओजेंग की सोल आ गई थी। लिनक्यू उसे कहने लगा कि कांगनान सिटी बस तुम्हारी वजह से महफूज है, तुमने अपनी जान देकर इन लोगों को बचाया। सही मायनों में तुम ही कांगनान सिटी के प्रोटेक्टर हो, और सच बताओ तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। जिसके बाद लिनक्यू अचानक से बेहोश होकर नीचे गिरने लगा। उसे नीचे गिरता हुआ देखकर ट्रेनिंग सेंटर के लोगों की तो जान ही हलक में आ गई थी। इसीलिए वो सभी लोग लिनक्यू को होल्ड करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिनक्यू को इस ट्रायल का विनर घोषित कर दिया गया। साथ ही उसे एक बॉक्स भी दिया गया था। उस बॉक्स में कई सारे फोटोग्राफ्स थे। मेरे ख्याल से नाइट वॉच की ट्रेनिंग टीम का फोटोग्राफ है, जो कि लिनक्यू के पास एक मेमोरी बनकर हमेशा रहेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक और कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।